तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो हाल फिलहाल लैब असिस्टेंट्स का नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे कि सभी साथियों को पता है कि भाई प्रयोग सहायक जो शाला वाली भर्ती है, प्रयोगशाला सहायक वाली, इसका अभी अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी तक आया तो नहीं, लेकिन आने वाला है जरूर, अगले सप्ताह तक या दिसंबर के अंत तक इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग इस प्रयोगशाला सहायक ज्योग्राफी और इसके अलावा साइंस और इसके अलावा होम साइंस वाले बच्चे हैं, उनके लिए वैकेंसी होती है। तो इसकी वैकेंसी के बारे में आज की हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाले बालकों के लिए कि भाई ज्योग्राफी के कितने पद आएंगे और ज्योग्राफी के लिए क्या क्या योग्यता है, परीक्षा दिनांक कब है, इसमें आयु में क्या क्या। तो इस वीडियो में आज हम सारी बातों पर बातचीत करेंगे। आपके जो जो डाउट है वो सारे प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सारे साथी शेयर कर देना, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई ये जो लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक वाली जो वैकेंसी है, ये 12वीं पास के विद्यार्थियों के लिए, इसमें आपको किसी भी प्रकार की ग्रेजुएशन वगैरह इनके के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो सारी बात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिकों पर बात करने वाले हैं, तो चलिए भाई आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भाई इसमें कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, यानी ऐसे कौन कौन से विद्यार्थी है जो प्रयोगशाला सहायक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दूसरा, इसमें हम लोग इस विषय पर बात करेंगे कि भाई पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, कि मतलब पेपर कितने होंगे, 2 होगा या 1 होगा, कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, ये वाली बात पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि भाई पिछली कट ऑफ कितनी रही थी, पिछली कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। अगली बार अब जो एग्जाम होगा इसमें कितनी कट ऑफ आएगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम लोग अगली बात करेंगे कि भाई इस जो लैब असिस्टेंट है भूगोल में, इसमें क्या काम होता है, इसमें वेतन कितना है, कितने पद आएंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे विश्लेषण के बारे में, पाठ्यक्रम पर बातचीत करेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे द्वारा इस वैकेंसी को लेकर क्या क्या काम किए जाएंगे, इस पर भी मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। तो चलो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो मेरे साथी याद रखना, जो बालक कक्षा 12 पास कर चुका है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कक्षा 12 पास कर चुका है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, भूगोल होना चाहिए। अगर उसके पास कक्षा 12 पास कर लिया और उसके पास अगर भूगोल सब्जेक्ट है तो वो विद्यार्थी इसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मैं सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में 3 प्रकार की भर्तियां आती है। नंबर 1 वो विद्यार्थी जिनकी 12वीं में भूगोल रहा है, नंबर 1 ये। और नंबर दूसरी बात वो विद्यार्थी जिनकी कक्षा 12 में विज्ञान रहा है। और नंबर तीसरी बात वो विद्यार्थी जिनकी कक्षा 12 में गृह विज्ञान रहा है। ये 3 बालक ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आर्ट वाले कृपया इससे दूर रहे, कोई फायदा नहीं है। बस वीडियो देख के लाइक जरूर कर देना आर्ट वाले, तो है ना। तो अगर कक्षा 12 में जिस विद्यार्थी का भूगोल विषय है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें आपको न तो बीए की जरूरत है, न आपको बीएड की जरूरत है, न आपको एमए की जरूरत है। इन डिग्रियों का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आपका सिर्फ 12वीं में भूगोल सब्जेक्ट के साथ आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। पहली बात तो ये। अब अगला प्रश्न आपके कई विद्यार्थियों का ये होगा, गुरुजी मेरे पास 12वीं में तो भूगोल नहीं है लेकिन बीए में अगर भूगोल है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। अगर आपने बीए में भूगोल है या फिर एमए में आपके पास ज्योग्राफी है या फिर आपने बीएड ज्योग्राफी से कर रखी है तो इनका कोई मतलब नहीं है, आप अपात्र है, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तुमने बीए में अगर ज्योग्राफी ले रखी है तो भले ही लो, जेब में डाल लो, कोई फायदे वाली बात नहीं है। आपकी सिर्फ 12वीं में क्या होनी चाहिए, भूगोल होना चाहिए, यानी कि ज्योग्राफी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यही बात इसमें है। 12वीं में अगर आपका भूगोल है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 12वीं में अगर आपके पास साइंस है, साइंस में अगर आपके 3 आती है, एक आपकी फिजिक्स आती है, एक केमिस्ट्री आती है, एक बायो आती है, एक एग्रीकल्चर आता है। अगर इनमें से अगर साइंस में अगर आपकी 12वीं किसी एक सब्जेक्ट में तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा आता है गृह विज्ञान, होम साइंस अगर आपकी 12वीं में तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर
12वीं में अगर ये आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, बीए में है, तो भाई साहब भले ही ले रहे हो, कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो पहली बात तो आपके समझ में आ गई कि भाई साहब लेब असिस्टेंट का कौन कौन बालक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी अगर आपके कोई किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगली बात करते हैं। अगली बात है कि भाई एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। मैं सिर्फ बात आपको बता रहा हूं भूगोल की, और मैं साइंस पर अलग से वीडियो बना कर दूंगा आपको, ताकि साइंस वाले बालकों के भी किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो भूगोल में बात बता रहा हूं, इसमें जो आपका पेपर होगा ना, वो कितने अंक का होगा, तो आपका पेपर होगा वो पूरे का पूरा 300 अंक का होगा। गुरुजी ठीक है बात, 300 अंक का। लेकिन इसमें आपके पेपर कितने होंगे, तो आपका एक तो पेपर होगा फर्स्ट होगा, और एक इसमें आपका पेपर सेकंड होगा। मतलब है आपके 2 पेपर होंगे मेरे भाई। 2 पेपर में जो पहला पर्सन होगा, इसमें कोरा का कोरा राजस्थान जीके आएगा, हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी, और ये आएगा राजस्थान की, ये पूरा का पूरा 100 नंबर का आएगा। इसके बाद दूसरे पेपर में भूगोल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, भूगोल में टोटल 66 टॉपिक है, ये टोटल कितने आएगा, 200 नंबर का आएगा। यानी ये पेपर एग्जाम में पैटर्न रहने वाला है। आप मोटी मोटी बात को यूं समझो कि पेपर पूरा 300 नंबर का होगा, 2 एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। अभी देख लेते हैं, ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। यानी जो पहला पेपर आएगा, यानी भाग 1 वाला जो पहला पेपर है, इसमें आपका कितने अंक का होगा, आप कहोगे सर पूरा 100 अंक का होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास दिया हुआ है, कला संस्कृति दी हुई है, साहित्य विरासत और राजस्थान का भूगोल पहले पेपर में आएगा, 100 अंक का होगा। इसके बाद पूरा का पूरा क्या आएगा, दूसरे पेपर में पूरा का पूरा राजस्थान का भूगोल होगा, और राजस्थान पूरा का पूरा भूगोल होगा, जिसमें भारत और विश्व के भूगोल की बातचीत होगी। और इस भूगोल में टोटल 66 टॉपिक है, इसका 200 अंकों का, मतलब कुल मिलाकर पेपर आपका कितने अंक का हो गया, 300। और आपका घंटा कितना मिलेगा, गुरुजी घंटा थाना मिलेगा टाबरो, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है बात। अब अगला बात पढ़ते हैं। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। ठीक है बात। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी 300 प्रश्न 300 अंक के होंगे। परीक्षा में न्यूनतम आपको 40% लाना जरूरी होगा। ये बात 40% आपके लिए जरूरी है ना। और इसके बाद में कम से कम अंक प्राप्त करने अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, मतलब कम से कम। और आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 1/3 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, है ना। एनएम लिख देता हूं मैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहेगी, आपको ध्यान में रखना है कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आपका एग्जाम पैटर्न है जो आपको समझना जरूरी था कि भाई लेब असिस्टेंट जो भूगोल वाले साथी है, ज्योग्राफी वाले, उनका पेपर कितना नंबर का आएगा। तो टोटल 2 पेपर होंगे, 2 300 नंबर आएंगे। पहले पार्ट में राजस्थान जीके आएगा, वो 100 नंबर का है। दूसरे पार्ट में भूगोल आएगा, भूगोल सारा आएगा। टोटल 66 टॉपिक है, 200 नंबर का, 3 घंटे का टाइम का, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और कम से कम आपको 40% लाना पड़ेगा। अगले वाली बात करते हैं। अगला पिछली कट ऑफ क्या रही थी। ये जो मैं आपको पिछली कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं, ये आपकी पिछली कट ऑफ 300 में से कट ऑफ रही थी। 300 में से यानी कि 300 अंक का पेपर था। कट ऑफ तो दोनों को मिलाकर बनाई जाती है, तो 300 अंक का पेपर था। इसमें जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, तो जनरल की 232 कट ऑफ रही थी। 300 में से 232। ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ रही थी, तो 224 रही थी। ईडब्ल्यूएस की 224 थी। एससी की कितनी थी, 216 थी। एसटी की कितनी थी, 213 थी। ओबीसी की लगभग सेम थी, ओबीसी और जनरल की लगभग सेम थी, 232। एमबीसी की कितनी थी, 222। ये तो हो गई मेल की, और ये हो गई भाई साहब आपकी फीमेल की। दोनों की लगभग आपकी सेम से, थोड़ा बहुत अंतर है। यानी पिछली बार जो बालक 300 में से 232 नंबर लेकर आया था, वो लेब असिस्टेंट भूगोल वाले एग्जाम में बिल्कुल पास था। तो गुरुजी अब की बार कितनी जा सकती है। देखो भाई, पहला मेरा आइडिया है कि लगभग आपकी मेरिट सेम रहेगी, कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। कोई 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो वो एक अलग बात है, बाकी लगभग मेरिट सेम रहेगी। आप अपनी तैयारी अगर जब भी अगर आपका सपना है तो आप कम से कम 250 नंबर तो मानकर ही चलना कि अब भाई जिसके 250 नंबर का टारगेट होगा ना, वो बालक आसानी से पास कर लेगा, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और विशेष बात मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की सीटी के एग्जाम पास की कोई जरूरत नहीं है।
यानी सीईटी का एग्जाम अगर आपका पास नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि आप इसका फॉर्म भरवा सकते हो। विशेष बात है कि भाई साहब ये सीईटी में शामिल नहीं है, इसमें तो सिर्फ आपकी क्या होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए। और 12वीं पास आपकी कितने सब्जेक्ट से हो सकती है, तो आपको बताना कि 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। या तो आप भूगोल में अगर 12वीं पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अगर आप साइंस विज्ञान में अगर पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप ग्रह विज्ञान से अगर 12वीं पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सीईटी के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो ये सारे साथी आपको ध्यान रखना है कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में आपके लिए सीईटी का कोई मतलब नहीं है। चाहे पास हो तो अपनी जेब में डाल लो, अगर पास नहीं है तो भाई आगे वाली जेब में डालो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, अगली बात भाई लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक में क्या काम होगा, है ना। प्रयोगशाला सहायक वाली जो वैकेंसी है, जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और इसमें प्रयोगशाला सहायक में क्या काम होता है, तो आपने ये काम देख लो, ये बालिकाएं कर रही है, कुछ ना कुछ प्रयोग कर रही है। ये दोनों पुरुष और महिला मिलकर दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रयोग कर रहे हैं यहाँ। तो यही काम आपको करना पड़ सकता है। यानी आप भूगोल में जिस प्रकार साइंस की लैब होती है उसी प्रकार भूगोल की होती है, तो उसमें या तो आपको प्रैक्टिकल करवाना होगा, यही बातें होती है। नॉर्मल काम है, ज्यादा टफ वाला काम नहीं है ना। तो ये कई बार तो अकेला मिलके काम कर लेता है, कई बार 2-2 जने मिलके काम कर लेते हैं, तो कोई समस्या बात है। अच्छा, वेतन कितना होगा सर, देखो अगर आपका ये 2800 ग्रेड पे वैकेंसी, यानी 2 साल तक तो आपको 18,500 मिलेगा। उसके बाद आपकी 2 साल बाद में जब आपका स्थायीकरण हो जाएगा तब आपको बेसिक पे कितना मिलेगा, 26,300 मिलेगा। कितना मिलेगा, 26,300। 2 साल तक तो इसी में काम चलाना पड़ेगा। 18,500 में थे, थोड़े से भाई खर्चे वगैरह थोड़ा कम कर लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अच्छा गुरुजी पद कितने आएंगे, ये लो जी, बहुत सारे साथियों की समस्या आती है कि सर पद भी तो बताओ कितने आएंगे, तो मैं लो पद बता देता हूं। ये मेरे अनुमानित पद है मेरे भाई, इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। ज्यादा आए तो बढ़िया बात है। साइंस में लगभग आपको 700 प्लस पद देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी में आपको 110 से लेकर 150 पद देखने को मिल सकते हैं। और ग्रह विज्ञान में 20 से लेकर 30 पद तक आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, बात करूं मैं कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो आपको याद रखना है कि मेरे भाई नोटिफिकेशन अगर इसका लगभग सरकार ने कह रखा है कि दिसंबर 2000, यानी अभी दिसंबर 2024 चल रहा है, तो दिसंबर 2024 में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसकी एग्जाम डेट कब है, तो आपको पता है कि इसकी एग्जाम डेट 2 से लेकर 4 नवंबर 2025 को इसका एग्जाम होगा, 3 दिन तक। यानी लगभग दिसंबर और नवंबर की अगर बात करूं तो लगभग मेरे साथी आपके लिए कितने महीने का टाइम पड़ा है, आपके लिए 11 महीने का टाइम पड़ा है। यानी लगभग मान के चलो 11 या 1 साल का अगर आपके पास टाइम पड़े, इतो टाबरो टाइम मिले बाद में थे पेपर के, बताओ आग कौन लगा देगा, आगे भी आग तो लगा ही देगा। 1 साल को अगर आज से ही अगर आप अपनी तैयारी करना शुरू करोगे ना, ये आग तब लगेगी, बातों से आग नहीं लगाई जा सकती। ये आग तब लगेगी जब आप आज से तैयारी शुरू कर दोगे। यानी दिसंबर में अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो इसका एग्जाम 2 से 4 नवंबर 2025 को होगा। एग्जाम इसका बोला हुआ है कि भाई दिसंबर में आ जाएगा, दिसंबर में नहीं है तो जनवरी 2025 में आ जाएगा। लेकिन फिर भी तो आपके पास 11 महीने पड़े। कई बार टॉपर कह देते हैं गुरुजी हमारे पास टाइम नहीं था। अरे टाइम होते तो क्या कर देते, यहाँ आपके पास 11 महीने का टाइम दे दिया। यानी मैं मोटी मोटी थोड़ा पीछे आगे पीछे भी तो हो सकती है, तो कम से कम आप मान के चलो 1 वर्ष का आपके पास टाइम है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। अब की बार ये मत कहना कि सर हमारे पास टाइम नहीं था, अगर कह दियो है तो बात अड़ी ठीक कौन बैठेगी। मैंने अनुमानित पद भी बता दिए, नोटिफिकेशन कब आएगा और इसका एग्जाम डेट कब है। अब आई बात आयु की। देखो बच्चों, आयु के अकॉर्डिंग न्यूनतम तो इसमें 18 वर्ष होती है और अधिकतम आपकी 40 वर्ष से आप अधिक नहीं होने चाहिए मेरे भाई। 40 वर्ष से अधिक है तो थे टाबरो घर है, टाबर खिलाओ, कोई फायदो को नहीं है। पेपर में फार्म भरवाने की फालतू पैसा लगाए हो, कोई मतलब वाली बात को नहीं है।
40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, 40 वर्ष से आप क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, न्यूनतम आपकी 18 वर्ष एज होनी चाहिए। और जो आपकी नोटिफिकेशन में विज्ञप्ति आएगी, जो छूट मिलती है वो तो छूट तो आपको मिलेगी मिलेगी, इसमें आपकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है, बालक ये पूछता है कि सर एक बात बताओ कि जो आती है इसमें आयु गणना कब से होती है। देखो भाई, आयु गणना की अगर मैं बात करूं, आपको मैं आयु गणना के बारे में बता देता हूं कि अगर आपकी आयु गणना किस हिसाब से होती है तो आप अपनी इस हिसाब से आप कैलकुलेशन निकाल लेना। अगर देखो, मैं अगर इससे पिछले वाली जब वैकेंसी आई थी ना लेब असिस्टेंस की, अगर उस पे बात करूं ना, तो उसमें एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो कब स्टार्ट हुआ था, 2022 वाली जो आई थी ना, उसमें 25 मार्च 2022 को आपके एप्ली फार्म भरने शुरू हुए थे। यानी अगर मैं इससे पिछले वाली वैकेंसी पर जाऊं तो पिछली वाली वैकेंसी 2022 में आई थी। ठीक है गुरुजी बात, 2022 में जब वैकेंसी आई थी ना, तब इस एप्लीकेशन जो फार्म थे वो कितनी तारीख को भरे गए थे, आपके फार्म भरे गए थे 25 मार्च 2022 को। 25 मार्च 2022 को जब फार्म भरे गए थे ना, तब जो आयु गणना थी वो किस तारीख से की गई थी, वो आयु गणना की गई थी आपकी 1 जनवरी 2023 से आयु गणना की गई थी। यानी कि जब आपके 25 मार्च 2022 को जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म प्रारंभ हुए थे, एप्लीकेशन फॉर्म, तब आपकी आयु गणना कब से की गई थी, तो आपको बताना कि आपकी आयु गणना 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई। और इसी को मैं अगर संदर्भ में रखते हुए बात करूं आपके साथ, अगर आपका फॉर्म अप्लाई यानी कि फॉर्म दिसंबर में शुरू होता है, दिसंबर 2024 में, है ना, दिसंबर 2024 में अगर आपका फॉर्म शुरू होता है तो आपकी जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। किसे? 1 जनवरी 2025 से आपकी आयु गणना की जाएगी। अगर आपका दिसंबर में फॉर्म शुरू हो जाता है, नवंबर दिसंबर में, है ना, तो आपकी जो आयु गणना है वो 1 जनवरी 2025 तक आप कितने वर्ष के होने चाहिए मेरे भाई, 18 वर्ष आपकी कंप्लीट होने चाहिए। यहां भी यही हुआ था, 1 जनवरी 2013 तक को कितने वर्ष कर दिए गए, 18 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। अगर दिसंबर में फॉर्म स्टार्ट हो जाता है तो 1 जनवरी 2025, अगर दिसंबर में शुरू नहीं होता है तो फिर आपकी जो होगी वो अगर, तो फिर आप होंगे 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये बात तब की है जब अगर मान लो कि अगर आपके एग्जाम यानी कि दिसंबर में फॉर्म न स्टार्ट हो, तब अगर बाद में होते हैं जनवरी फरवरी में आती है, तब आपकी जो गणना है वो 1 जनवरी 2026 तक आप 18 वर्ष के होने चाहिए। आई होप यू ये बात आयु गणना समझ गए होंगे। तो कम से कम 18 और अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। आगे वाले पे बात करते हैं। आगे वाली बात आई पाठ्यक्रम विश्लेषण की। मैं आपको बता देता हूं कि भाई पाठ्यक्रम विश्लेषण क्या होता है। अच्छा, ये जो बात है इसका अगर आपको यानी लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी का अगर आपको सिलेबस चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, कौन सी क्लास कब लगती है, तो भाई साहब अभिनव क्लासेस का ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अभिनव क्लासेस बीकानेर के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन है और इसमें आपको ये सारी चीजें की बातें आपको मिल जाएगी। चाहे आपका किसी भी वैकेंसी का सिलेबस है, हैंड रिटन नोट्स है, पीडीएफ वगैरह, ई बुक्स वगैरह सारी मिलती है ना। अब अपन बात करते हैं पाठ्यक्रम विश्लेषण पर। ये हुआ आपका पेपर फर्स्ट, ये भाग 1 है यानी कि पेपर फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई पेपर 2 होगा। पेपर फर्स्ट कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। इसमें क्या आएगा, आप कहोगे सर इसमें राजस्थान जीके आएगा। ठीक है, राजस्थान जीके में देखो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है। तो राजस्थान इतिहास के प्रमुख सोर्स है, राजस्थान की प्रादेशिक सभ्यताएं है, राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध है। इसके बाद में राजस्थान ये आपके 4 ही टॉपिक है भाई इतिहास के। वैसे तो राजस्थान के राजवंश दे दी तो बाकी बचा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री इसमें कहीं भी है नहीं। अगला आ गया स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक और संरचनाएं, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, चित्रकला और हस्तकलाएं, राजस्थानी भाषा साहित्य, कृत्य क्षेत्र, बोलियां। इसके अलावा मेले आ गए, त्योहार आ गए, लोक संगीत आ गए, लोक नृत्य आ गए, वाद्य यंत्र आ गए, आभूषण आ गए। मतलब इतिहास के तो आपके कितने टॉपिक है, इतिहास के मात्र 4 टॉपिक है। ज्यादा आपकी कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल इसमें ज्यादा दिया है। कला संस्कृति और भूगोल वाला इसमें पार्ट ज्यादा दिया। भूगोल वाला भी देख लेते हैं। ये देखो
राजस्थान संस्कृति और परंपरा विरासत, राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधि, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, यानी इतिहास के भी ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री दे दी है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से आगे दे दिए, तो राजस्थान का आधुनिक इतिहास भी दिया हुआ है भाई, ठीक ठाक सा इतिहास दिया हुआ है बच्चों। कला संस्कृति भी ठीक ठाक सी दी हुई है, इतिहास और कला संस्कृति भी इसमें दी हुई है। ये आपके राजस्थान के भूगोल है ना, भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय पठारी, मैदानी भाग, अपवा तंत्र, चाहे वो झील है, चाहे नदी है, जलवायु है, क्लाइमेट भी है, मिट्टी है, सोइल्स है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, वन संरक्षण, पर्यावरण मुद्दे, मरुस्थलीकरण, जलवायु, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजना, सिंचाई, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज, ये सारे के सारे राजस्थान की ज्योग्राफी के हैं। और ये रहा आपका पार्ट बी। अब ये पार्ट मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप वहां से ये टॉपिक देख लेना कौन कौन से हैं। फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई भूगोल एक समालकती विषय के रूप, भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व है, पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास, आंतरिक संरचना, महाद्वीपीय वितरण, महासागर, सेल, चट्टान, भू आकृतिक प्रक्रिया, स्थल रूप में उनका विकास, कितने हो गए 7, ये 15 टॉपिक, वायुमंडल, ऊर्जा, वायु दाब, सारे के सारे प्रकार, वितरण, वाष्पीकरण, विश्व की जलवायु, जलवायु वर्गीकरण, चक्रीय, समुद्री उच्चावच, तापमान, लवणता, ये भी टॉपिक सारे, यानी 7 और 15, ये 15 तक आ गए। उसके बाद 16, 17, 23 तक ये रहा भारत की स्थिति, विस्तार, पड़ोसी देश, जीवमंडल, ये सारे के सारे टॉपिक। मैंने कहा ना कि ज्योग्राफी के नाम पर भूगोल में जो भी टॉपिक बचा है ना वो सारे के सारे इसमें दे दिए हैं। 23 के बाद में ये वाले टॉपिक, मानचित्र मापनी हो गया, अक्षांश देशांतर हो गया, मानचित्र वाला हो गया, मानचित्र स्थलाकृतियां हो गई, वायु फोटोग्राफ है, वायु ज्यामिति, ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र है ना, ये सारे के सारे टॉपिक है भाई। जो भूगोल में जो भी मानव भूगोल के भी टॉपिक है, विश्व की जनजातियां, एक्सिमो, बुशमैन, मोड, भील जनजातियां सारी की सारी है ना। इसके अलावा ये वाले टॉपिक है भूगोल के सारे, भूगोल के नाम पे कोई चीज नहीं छोड़िए। देखो आधुनिक जनसंचार के उपकरण, उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल आदि, ये सारे के सारे आपके टॉपिक है ना। इसके अलावा ये सारी के सारी भूगोल वाले टॉपिक हो गए, कोयला, पेट्रोलियम, यानी जो जो आपके टॉपिक में दे रखा है ना, तांबा, एल्यूमिनियम, अब्रक तक। तो इसके बाद में आपको सोना चांदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वाली बात आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। ये कुटीर उद्योग, परंपरागत, गरीबी अनुमूलन, ये सारे के सारे टॉपिक है ज्योग्राफी के। टोटल 66 यूनिट है। मैंने आपको पहले देखो उद्योग में 2 ही बताया, सूती वस्त्र और सीमेंट, तो बाकी आपको पढ़ने की कहां जरूरत है, बाकी नहीं पढ़ने। टोटल आपकी कितनी यूनिट हो गई, तो टोटल आपकी हो गई 66 यूनिट। टोटल आपकी कितनी यूनिट हो गई, 66 यूनिट है ना। ये तो बात हुई। अब मैं आपको 2 चीजें और बताता हूं, वो आप जरूर काम करना। पेपर में प्रश्न आपके वहीं से आएंगे, है ना, पेपर में प्रश्न आपके वहीं से आएंगे। राजस्थान जीके के लिए जो एनसीईआरटी में किताब लगती है ना, सामान्य अध्ययन की, है ना, सामान्य अध्ययन की एक बुक आती है जो सबसे पेपर में प्रश्न ज्यादातर इसी बुक से आते हैं। ये राजस्थान जी, देखो भाई बाकी तो राजस्थान जी के आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हर किसी से भी पढ़ियो, मैं भी यूट्यूब पर लगाता हूँ, बाकी और भी अध्यापक वो भी लगाएंगे। तो राजस्थान जीके में तो सामान्य अध्ययन की जो बुक आती है ना, ये पर्याप्त है, इसी में से ज्यादातर प्रश्न आता है। इसके अलावा मेन बात है कि आप भूगोल की, क्योंकि पार्ट भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और भूगोल में आपको 2 किताबें ये पढ़ लेना, यानी ये 2 किताबें होते हैं, कक्षा 11 और कक्षा 12, यानी कक्षा 11 और 12 की मानव भूगोल और भौतिक भूगोल किताब है ना, ये वाली आप पढ़ लेना, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न इसी में से आएंगे। तो मैंने राजस्थान जीके के लिए आपको ये बुक सजेस्ट की है, बाकी जीके तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ज्यादातर इसी बुक से पेपर में प्रश्न आएगा। आप देखना सीटी और पशु परिसर में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए ना, इसी बुक में से पूछे गए थे। बाकी तो है ही भूगोल में आप ये कक्षा 11 और कक्षा 12 की आप ये वाली बात 2 बुक ये पढ़ लेना, ये आपके लिए एकदम पर्याप्त रहेगी, कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब हमने क्या किया है मेरे साथी, सारे साथियों से ये देखो हमने क्या किया, तो अभिनव क्लासेज ने आपके लिए क्या काम किया है, तो मेरे सारे साथियों को मैं बता देता हूं कि अभिनव क्लासेज ने लैब असिस्टेंस का बेंच शुरू किया। लैब असिस्टेंस ने का बेंच शुरू किया। ये बेंच कैसी मोड में है, तो ऑफलाइन मोड में है। कैसा है, ऑफलाइन मोड में, और इसमें पढ़ाने वाले हम 2 ही अध्यापक है, एक तो मैं स्वयं, है ना, एक तो मैं स्वयं आपका सुरेंद्र सर, और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान जीके, सारा का सारा राजस्थान जीके, और भूगोल जो पढ़ाएंगे वो भूगोल आपका पढ़ाएंगे गोदारा सर,
यानी कि श्रवण गोदारा सर आपको इसमें भूगोल पढ़ाएंगे भाई। श्रवण गोदारा सर क्या पढ़ाएंगे? आपको भूगोल पढ़ाएंगे। और भूगोल इस प्रकार पढ़ाएंगे, आप देख सकते हो आरपीसी फर्स्ट रैंकर आदमी है, शिक्षक भर्ती 2007 में, पूर्व चयन राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में, वर्तमान में स्कूल व्याख्याता है और आरएस मेंस 5 बार दे चुके हैं, यानी कि इनका ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट है। ये भूगोल के व्याख्याता है, भूगोल से फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है और यही आपको भूगोल पढ़ाएंगे ऑफलाइन बेंच में। कब से ये बैच शुरू होगा सर? ये बैच ऑफलाइन वाला बैच है, ये कितनी तारीख से शुरू होगा? तो 16 दिसंबर 2024 से शुरू होगा और क्लास सिर्फ मेरे भाई शाम को ही रहती है 5:15 बजे। आप कहो कि सर सुबह क्लास कर दो, ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि गोदारा सर शाम को ही आते हैं स्कूल से, तो यही शाम को क्लास लेंगे, है ना। तो आप इनकी फोटो देख के आ जाइए 5:15 बजे। अगर फिर भी ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर, दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी सीट बुक करवा के आप गोदारा सर से पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, ये सारी भूगोल आपको यही पढ़ाएंगे। मैं तो सिर्फ आपको राजस्थान जीके पढ़ाने वाला हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह बाकी वाली बातें। तो आई होप यू इस क्लास में आप मुझे सारी बातें समझ गए होंगे। फिर भी अगर मेरे सभी साथियों का अगर कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपका प्रयास करूंगा कि भाई साहब ये आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दे पाऊं, है ना, आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। मैंने आपको ये वे बातें सारी बता दी कि भाई साहब इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है और इसका एग्जाम कब है, सीटी पास है या नहीं है, सारी बातों पर चर्चा कर दिए। आगे और नई जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ते रहना। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।